हम रेजिस्ट्री इकट्ठा कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। नो कोर्ट shall try a suit or issue matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in a former suit, ठीक है, between the same parties litigating same title in a court competent to try a subsequent suit। ठीक है, पिछले हम सारा समझ चुके हैं। अब हमारा जो आपका टॉपिक है वो कॉम्पिटेंसी पे, इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई अ सब्सिक्वेंट सूट। ठीक है, मतलब जिस कोर्ट में अब सूट डाला है ना, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पिछला सूट भी ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्पिटेंसी पे है। फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। ठीक है, जो पिछला सूट है ना, जो डाला ए और बी में, अब बी और ए ने डाल दिया है, तो जिस कोर्ट में केस था वो इसको भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, इसको भी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। यहाँ लिखो थोड़ा सा, एज पर द मेन सेक्शन it is required that the former court should have been competent to try on the date when the former suit was instituted, the present suit in the same form in which it is today। ठीक है, कॉम्पिटेंसी जो है बात करें, here means both pecuniary and subject matter jurisdiction and not territorial jurisdiction। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कॉम्पिटेंसी हियर मीन्स बोथ पिक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर एंड नॉट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसको भी समझ लो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम बात करें ना कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की, देखो कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, पहले यहाँ समझो, जुरिस्डिक्शन की बात करो, ये जुरिस्डिक्शन हम कर चुके हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, पहले ये लिखते हैं, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट लिखते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट मीन्स पिक्यूनरी, ठीक है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। और तीसरी कौन सी होती है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये तीन तरह की होती है ना, पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल। पर जो कॉम्पिटेंसी जो हम सेक्शन 11 में पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, कलर चेंज कर दें, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर।
ठीक है, अब मैं ये दोबारा नहीं आपको समझाऊंगा कि पिक्यूनरी क्या होती है, सब्जेक्ट मैटर क्या होती है, टेरिटोरियल क्या होती है, हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, नहीं तो दोबारा गो थ्रू कर लो वीडियोस। ठीक है, जो हमारी सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट है ना, इसका मतलब है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, नॉट टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, एज पर द मेन सेक्शन मतलब सेक्शन 11, it is required that former court should have been competent to try on the date when the former suit was instituted the present suit in the same form in which it is today. और competency here means both pecuniary and subject matter jurisdiction, not territorial jurisdiction. ठीक है, वैसे क्या होता है, jurisdiction ऑफ कोर्ट का मतलब होता है तीन चीजें, पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल। पर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में हमने जो लेनी है ना, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर लेनी है। इस पे अगर आपको क्वेश्चन आ गया ना, इस पे क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स पे आएगा। ठीक है, एक मैं एग्जांपल आपको भी करा दूंगा, इस पे क्वेश्चन आया तो 20 मार्क्स की वर्थ होगी क्वेश्चन की, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कैसे होगा। तो पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर होगा, टेरिटोरियल पे नहीं फर्क पड़ता। टेरिटोरी में पड़ जाए कोई नहीं है, मतलब ये इस एरिया में था, इस एरिया में चला गया। कोर्ट तो पिक्यूनरी में भी कॉम्पिटेंट है और सब्जेक्ट मैटर में भी है, बस जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अलग पड़ गई है, उससे नहीं फर्क पड़ता, उस पर रेस जुडिकाटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा इन चीज़ों पे, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर पे। अगर ये अलग हो गई, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी। ठीक है, एग्जांपल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। इसको समझते हैं, इस पे केस लिख लो, इस केस में कहा गया ये चीज़ें ना, ये केस के फैक्ट है। चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन वर्सेस तेलुगु ट्रस्ट काउंसिल 1996 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में डिसाइडेड दैट competency is subject matter and pecuniary। ठीक है, इस केस में एक आ गया। अब एक क्वेश्चन है, बहुत मतलब लिख लो, टेक्निकल होगा, ये मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पे। वाइफ डब्ल्यू files a suit against the husband H under the Hindu Adoption and Maintenance Act, claiming maintenance on the ground that the husband had deserted her and refused to pay the maintenance the court decided in the affirmative and granted the maintenance later H again
file the suit against W and claimed divorce at district court earlier. Suit was filed as municipal court the respondent wife contended that the husband himself had deserted her and therefore he did not have right to divorce W. Also contended that on this issue the previous judgment of the court will apply as res judicata. ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, डिसाइड। अब डिसाइड करो इसको। अब बताओ इसमें क्वेश्चन समझ आया? वाइफ डब्ल्यू फाइल से सूट अगेंस्ट द हस्बैंड एच। पहले वाइफ ने एच पे केस कर दिया है, ठीक है। सूट वन जो है वो वाइफ ने किया है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं साथ में, सूट वन यहाँ पे एच ने डब्ल्यू पे केस कर दिया है। नहीं, डब्ल्यू ने उल्टा लिख दिया हमने, सूट वन में डब्ल्यू ने एच पे केस कर दिया, ठीक है। वाइफ डब्ल्यू फाइल से सूट अगेंस्ट द हस्बैंड एच अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्लेमिंग मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड दैट द हस्बैंड हैड डिजर्टेड हर एंड रिफ्यूज टू पे द मेंटेनेंस। इसने मुझे घर से निकाल दिया, डिजर्ट कर दिया, मुझे छोड़ दिया है और मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो मुझसे मेंटेनेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट डिसाइडेड इन द अफर्मेटिव, उसके फेवर में कर दिया, एंड ग्रांटेड द मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। अब यहाँ पे इशू क्या था? अगर हम इशू की बात करें, यहाँ पे इशू क्या बन गया है? वेदर एच हैड डिजर्टेड डब्ल्यू, ठीक है। ये इशू डिसाइड होना था, यहाँ पे कोर्ट ने कर दिया हाँ तो डिजर्ट किया इसलिए हम तुझे मेंटेनेंस देते हैं, यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब क्या है? लेटर एच अगेन फाइल द सूट अगेंस्ट डब्ल्यू एंड क्लेम डिवोर्स एट, ठीक है। ये हो सकता है लिखा हो पेपर में, हो सकता ना लिखा हो, क्योंकि ये वैसे ही पता लग रहा है, अगर आप पूरा आपने एक्ट पढ़ा हो तो आपको वैसे ही कोर्ट्स की कॉम्पिटेंसी पता है, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रीन में लिख दिया, ये हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो या हो सकता ना भी लिखा हो। द रिस्पॉन्डेंट वाइफ कंटेंडेड दैट द हस्बैंड हिमसेल्फ हैड डिजर्टेड हर, ठीक है, उसी ने मुझे छोड़ा हुआ है, एंड देयरफॉर ही डिड नॉट हैव राइट टू डिवोर्स, क्योंकि बेसिक लॉ क्या कहता है? नो वन कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग, टेक द बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग, अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता कोई भी। अब यहाँ पे क्या हस्बैंड ने उसको किया हुआ है, डिजर्ट किया हुआ है,
So respondent wife contended that her husband himself had deserted her and therefore he did not have right to divorce. W also contended that, and W also contended that on this issue the previous judgment of the court will apply as res judicata decide, कि अब जो पहला जो है उसमें ये ऑलरेडी हो चुका है, डिसाइड हो चुका है. अब सूट टू जो है ये किसने किया है? एच ने किया है डब्ल्यू पे. अब यहाँ पे क्या इशू बनेगा? इसका इशू क्या बनेगा? सेम है. वेदर एच हैड डिजर्टेड डब्ल्यू. अगर तो उसने एच ने ही उसको डिजर्ट किया हुआ है फिर तो मेंटेनेंस, फिर तो वो डिवोर्स नहीं ले सकता. अगर उसने खुद किया, अगर वाइफ छोड़ के गई हुई है तो फिर डिवोर्स ले सकता है, क्योंकि ये तो रूल है ना. अभी अपने वैसे हिंदू लॉ पढ़ा नहीं है, पर हिंदू लॉ का बेसिक रूल है कि अगर तो खुद वाइफ जिसने भी पार्टी ने डिजर्ट कर दिया है तो दूसरी पार्टी के पास राइट आ जाता है डिवोर्स लेने का उस ग्राउंड पे, डिजर्शन की ग्राउंड पे. ठीक है, टेक्निकली भी हम पढ़ेंगे, मोटा मोटा समझ लेते हैं कि अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने अगर डिजर्ट कर दिया है तो दूसरी पार्टी के पास राइट आ जाता है डिवोर्स लेने का, पर खुद ही डिजर्ट करके खुद डिवोर्स नहीं ले सकते. ठीक है, नो वन कैन टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग. बेसिक जूस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूस्प्रूडेंस या सिविल जूस्प्रूडेंस, जो लीगल जूस्प्रूडेंस कहती है कि कोई अपने रॉन्ग का बेनिफिट नहीं ले सकता. अब आप बताओ इस पर रेस जुडिकाटा लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है, नहीं लगेगी. क्यों नहीं लगेगी? पहले देखो यहाँ पे सेक्शन 11 की देखे, सेक्शन 11 को एग्जामिन करते हैं. पार्टीज सेम है या नहीं है? पार्टी सेम है. टाइटल सेम है. हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. इशू डिसाइड हो चुका है. इशू तो डिसाइड हो चुका है ना. इशू जो है सेम था, डिसाइड हो चुका है. ठीक है, अब क्या आता है? अब हम कौन सा टॉपिक है चल रहा है हमारा? रेस जुडिकाटा तो चल ही रहा है, पर रेस जुडिकाटा में आगे फर्दर कौन सा जुरिसडिक्शन क्या चल रही है? अभी तो पढ़ा रहा हूँ. कॉम्पिटेंसी, वेदर द फॉर्मर कोर्ट इज कॉम्पिटेंट. ठीक है, अब हमारा इशू ये है, हमने ये देखना है कि जो अब की कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है पिछली कोर्ट उसको इशू को डिसाइड करने के लिए. अब ये बताओ, जो पहले जो उसने मेंटेनेंस का डाला था वो उसने म्यूनसिपल कोर्ट पे, लोअर कोर्ट में डाला था. और डिवोर्स कौन सी कोर्ट दे सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है. डिवोर्स जो है वो किसकी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है डिवोर्स देने की, और मेंटेनेंस देने की भी जो पावर है वो लोअर कोर्ट के पास है. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये चीज़ लिखी हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाला है. जो फॉर्मर सूट 2 है ये कहाँ पे डाला है उसने? ये उसने डाला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. और जो सूट 1 था वो कहाँ पे डाला था वाइफ ने? लोअर कोर्ट में. लोअर कोर्ट मतलब म्यूनसिपल कोर्ट जो है, कहीं पे म्यूनसिपल कोर्ट कहते हैं, एस डी जी एम, जे एम एस सी वगैरह जो भी है. ठीक है, 125 का तो जे एम एस सी के पास होगा, और अगर दूसरा है अडॉप्शन वगैरह में तो हिंदू तो सिविल कोर्ट्स जूनियर डिवीज़न के पास होगा. ठीक है, सिविल कोर्ट के पास होगा. तो अब यहाँ पे बताओ कि जो फॉर्मर कोर्ट है, हमने क्या कहा था? फॉर्मर कोर्ट शुड हैव बीन competent to try on the date when the former suit was instituted the present suit in the same form in which it is today. तो जो पिछली कोर्ट है, लोअर कोर्ट थी, वो कॉम्पिटेंट है डिवोर्स देने के लिए? बताओ. वो अब जो इशू दूसरी सेकंड टाइम जो इशू हुआ है कि एच ने डिजर्ट किया है कि नहीं किया, क्यों? डिवोर्स के लिए ना रिक्वायर्ड है. पहले रिक्वायर्ड था मेंटेनेंस के लिए, अब रिक्वायर्ड है. इशू सेम है, पर पहले रिक्वायरमेंट थी मेंटेनेंस की और अब रिक्वायरमेंट है डिवोर्स की. और डिवोर्स देने के लिए कोर्ट जो है, जो अब वाली कोर्ट है, ये कॉम्पिटेंट, पिछली कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है डिवोर्स देने के लिए. फॉर्मर कोर्ट जो है वो डिवोर्स देने के लिए, जो सेकंड रूट है उसको डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट है? नहीं है ना. तो फिर क्या है? फॉर्मर कोर्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई subsequent suit
तो रेस जुडिकाटा will not अप्लाई। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, फॉर्मल कोर्ट ने जो पहला इशू डिसाइड किया वो अब के इशू डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। पहले डिसाइड हुआ था मेंटेनेंस के लिए वो कॉम्पिटेंट थी, पर जो अब डिवोर्स के लिए करना है, डिवोर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट है। तो अब बेशक इशू सेम है, पर वो कॉम्पिटेंट तो नहीं है ना उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो रेस जुडिकाटा जो है नहीं अप्लाई होगा इस पर, तो कोर्ट इनकॉम्पिटेंट हो गई है। ठीक है, जो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन अ फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज लिटिगेटिंग सेम टाइटल इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। जो पिछली कोर्ट है ना वो फर्दर को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी देख लेना, अगर क्वेश्चन आ जाए ना ऐसा तो उसको भी समझ लेना वो किस सेंस में आपसे पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट मैटर हमने सब्जेक्ट मैटर देखना है, पिक्यूनरी देखनी है और टेरिटोरियल नहीं देखनी। अगर कहते हैं ना कि कोर्ट तो चल रहा है दिल्ली कोर्ट में चलना चाहिए था, पर ये चला गया है कलकत्ता कोर्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेरिटोरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेरिटोरी पे रेस जुडिकाटा जो है एप्लीकेबल होगी। टेरिटोरी के बेस पे कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं होगी, टेरिटरी के बेस पे। मतलब दिल्ली लग गया, वहां लग गया, हाँ उस लगेगा, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट टेरिटरी के बेस पे इनकॉम्पिटेंट नहीं मान जाएगी कोर्ट, टेरिटरी के बेस पे नहीं मानी जाएगी। ये तो हमने किया ना इस केस में, तेलुगु वाले केस में, चर्च ऑफ साउथ वेल्स में ही किया ना कि जो कॉम्पिटेंसी है वो सब्जेक्ट मैटर और पिक्यूनरी है, टेरिटरी नहीं है। यहाँ पे हमने कहा था कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन होगी। और वैसे जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो पिक्यूनरी भी होती है, सब्जेक्ट मैटर भी होती है, टेरिटरी भी होती है। ये हमारा आगे टॉपिक होगा ना। वैसे मैं आपको जुरिसडिक्शन थोड़ी सी समझा चुका हूँ कि क्या होती है, टॉपिक में समझा चुका हूँ, पर अदरवाइज हमने सेक्शन वाइज ये टॉपिक अभी करना है। हमने सेक्शन वाइज अभी हमने करना है, अभी 16 से शुरू जब होंगे सेक्शन तो हम उसमें ये सेक्शन वाइज हमने अभी करना है, ये चीज़ अभी दोबारा रिपीट होगी हमारी। ठीक है, वैसा सब्जेक्ट मैटर ये इसलिए मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि बाद में फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि वहाँ पे तो आप कॉम्पिटेंसी पे तो आप पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर ले रहे थे, जुरिसडिक्शन में आप ये टेरिटोरी भी ले रहे हो। जुरिसडिक्शन में टेरिटोरी भी आती है, पर कॉम्पिटेंसी में टेरिटोरी नहीं आती। ठीक है, तो इस बेस पे या करना, टेरिटरी की बेस पे कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं होगी, सब्जेक्ट मैटर पे होगी या पिक्यूनरी पे होगी। अभी जो हमारी जो प्रेजेंट प्रपोजिशन है, यहाँ पे कोर्ट जो सब्जेक्ट मैटर जो है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर था, जो डिवोर्स का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जो डिवोर्स का सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए वो दूसरी कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है। और जो डिवोर्स है ये सब्जेक्ट मैटर की बात कर रही है, कॉम्पिटेंसी सब्जेक्ट मैटर पे है, इसलिए कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है और रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको?